तो आजम क्यों बने गब्बर? रामपुर में आजम का शोले वाला दाव। शोले वाला दाव। आजम की खुदकुशी की इच्छा, हर मंच पर एक नया बयान, जैसे फिल्मी डायलॉग चल रहे हो। पहले खुदकुशी वाला बयान, गद्दारी वाला बयान, सीना फट जाएगा, और अब गब्बर वाला डायलॉग। यह हार का डर है या सियासी अग्नि परीक्षा? रामपुर उपचुनाव में एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जो सियासत भी शर्मा जाए। अखिलेश मैनपुरी में डटे हैं, लेकिन आजम गब्बर बन रहे हैं। गब्बर। आजम का खुदकुशी वाला दाव। अब सवाल यह कि क्या डायलॉग, सियासी डायलॉग जिताएगा उपचुनाव? रामपुर के रण में आजम खान का दर्द रोज झलक रहा है। रोज। अखिलेश मैनपुरी में, आजम खान दर्द से करहा रहे हैं, मंच पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अखिलेश चाचा शिवपाल के साथ मैनपुरी में जोर लगा रहे हैं। आजम यह तक कह रहे हैं कि खुदकुशी हराम है, इसलिए जिंदा हूं। सोचिए, रामपुर में आजम खान इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं? चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक पर निशाने साध रहे हैं। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते भावुक हो जाते हैं। खुदकुशी की इच्छा से वोट हासिल करने की बात कर रहे हैं। और इसी चुनावी रण के भीतर शिवपाल ने आज एक बड़ा बयान दिया। कहा कि नेताजी कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को, अब छोटे नेताजी अखिलेश यादव को कहो। तो यह डायलॉग बाजी जो आजम खान की सामने आ रही है, यह चुनाव का रुख मोड़ देगी, या फिर आजम खान को डर है कि रामपुर की बाजी हाथ से गई, इसलिए गब्बर वाला डायलॉग भी आ गया। पहले आजम खान के 4 बयान हम आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। लेकिन जो 4 बयान हैं आजम खान के, उसको ध्यान से सुनिएगा। शिवपाल के बयान को आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा आजम खान के ये 4 बयान जो इमोशनल है, इमोशनल अत्याचार सियासत का, और गब्बर का डायलॉग भी सुनिए जरा। पर हंस रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं। कितना हंसोगे अपने ऊपर? तुम पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो। हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है? इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है। मैं दाद देता हूं तुम्हारी सेहत को। वाह वाह जवानों वाह। कमाल है, बहुत कमाल है। अगर अकल होती तो वो लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि 35 बरस बाद हमने छोड़ा है, क्या मैं छोड़ दे के काबिल छोड़ देता हूं? मैं मैं सुनता हूं ये बातें, सुनता हूं। दोस्तों, जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों, तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। इसलिए जिंदा हूं क्योंकि खुदकुशी हराम। घर से नहीं निकले आप, 32% वोट दिया आपने और 40% देते थे। तो आसिम राजा आज 60,000 70,000 वोट से जीता हुआ पार्लियामेंट होता और मेरी वकालत कर रहा होता पार्लियामेंट में। आपने हरा दिया उसे।
ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग मेरे लोग यहां रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं, मत करना धोखा मेरे साथ। तो ये है अंदाज़े आजम, आजम खान का अंदाज, हर बार एक नया अंदाज। इसलिए मैंने सिर्फ 4 बयान सुनाए, सिर्फ 4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं और, वरना फिर तो ये अनंत कथा। सुनते रहिए एक से एक डायलॉग, आधा आधा घंटा आजम खान के डायलॉग इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैं सीधा रुक कर रहा हूं। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। प्रमुख साहब बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साथ परमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी जुड़ी हुई हैं जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। आप लोग कहेंगे कि आज मैं किस विषय पर चर्चा लेकर आया, क्योंकि अक्सर हम सियासी बयानबाजी से दूर रहते हैं और मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन इसमें भी मुद्दे की बात है, इसमें भी मुद्दे की बात है। प्रमुख साहब रत्नाकर जी, ऐसी चर्चा, ऐसी डिबेट्स जो बयान के आधार पर होती हैं उस पर हम कम चर्चा करते हैं, लेकिन आजम खान के बयान पर मैं क्यों चर्चा लेकर आया उससे पहले मैं बता दूं, और फिर उसके बाद मैं शिल्पी जी और परमवीर जी आप लोगों के पास आता हूं। दरअसल देश की सियासत में हमने कई चुनाव देखे, कई नेता देखे, लेकिन कसम से पहली बार ऐसा कोई नेता देखा, पहली बार किसी नेता का ऐसा बयान सुना जो मजबूरन मुझे डिबेट पर आना पड़ा। किसी ने सुना आज तक कि मां के पेट से बच्चा निकल रहा है और पूछ रहा है कि आजम से पूछ लूं कि बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं? सुना किसी ने आज तक? सुना? नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था, इसलिए मैंने कहा कि इस पर चर्चा जरूरी है। यह पहली बार ऐसा हुआ किसी नेता ने यह बात कही हो। तो मैं इस चर्चा को शिल्पी जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। अल्लाह कसम ठंड का मौसम है ठंड सर्दी का मौसम है, और इस ठंड के और सर्दी के मौसम में आजम खान साहब को ऐसे विचार कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? बताइए। तौबा तौबा, कह रहे हैं खुदकुशी कर लूं। वो तो भगवान का, अल्लाह का शुक्र है कि खुदकुशी हराम है, वरना आप सोचिए क्या नौबत आ जाती कि नहीं। शिल्पी जी, ये ऐसे मन में विचार कहां से आ रहे हैं आजम खान साहब के? मेरी चिंता तो इस बात को खाए जा रही है। शिल्पी जी, मुझे लगता है कि आजम खान साहब जो भी कह रहे हैं बगैर सोचे समझे नहीं कह रहे होंगे, और हमेशा उनके बयानों को लेके बहुत हाय तौबा और बड़ी हाइप की जाती है। बड़े लंबे समय से ये सब चलता रहा है। अभी रामदेव ने इतना बड़ा बयान दे दिया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी उस पर मुंह सीए पड़ी है, कोई प्रवक्ता सामने नहीं आ रहा। लेकिन आजम खान साहब ने कब किसके लिए क्या कहा वो हमेशा रहा। नहीं नहीं तो नहीं, निश्चित तौर वो पर किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं खुदकुशी कर लेता अगर हराम ना होती तो। मैं ये कह रहा हूं कि ये ठंड के भीतर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं उनको? 27 महीने जिस व्यक्ति को बराबर जेल में रखा गया, सेहत बिगड़ने के बाद रखा गया, और उनके बाहर निकलते ही फिर से उनके ऊपर मुकदमा लगा करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, वो व्यक्ति जो लगातार मानसिक प्रताड़ना का शिकार है, वो व्यक्ति और क्या कहेगा? अच्छा, वो व्यक्ति अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाएगा तो और क्या कहेगा? क्या कहना चाहिए उसे? बताइए मुझे। क्या वो जनता के बीच में अपने ऊपर की गई यंत्रणा के बारे में बात ना करें? क्या वो उनका जो सम्मान
छीना गया, लगातार तरफ- उनके ऊपर ना, जो ना, 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 दबाव शिल्पी जी, बनाया शिल्पी जी, गया शिल्पी जी, शिल्पी कि जी, भारतीय जनता शिल्पी पार्टी की जी, लॉन्ड्री में आ जाइए, शिल्पी आप जी, समाजवादी पार्टी छोड़ ना ना दीजिए। ना, दो तरह की अगर बातें कर रहे वो- हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, अनन, आपने सुने होंगे बयान, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। सभाओं में कह रहे हैं कि मैं जानता हूं फोन ऑन है, ये फोन कहां कहां सुनाए जा रहे हैं, कौन कौन सुन रहा है, लखनऊ और मुजफ्फरनगर, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हाय तौबा, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं चाहता, बताइए ऐसा कभी सुना कि मां के पेट से निकलने से पहले बच्चा ये पूछता कि आजम खान से पूछ लो तभी बाहर आऊंगा? सुना कभी आपने? नहीं, ये पर्टिकुलर एक जो बयान है, ये बड़ा अजीब सा बयान है। मुझे नहीं पता, आज मैंने नहीं सुना, मैं यही सुन रही हूँ। मैंने एक जरा सी नजर मेरी पड़ी थी और मैं नहीं जानती। हम एक बयान की एक या दो लाइनों को लेकर पूरी जो डिबेट करने बैठ जाते हैं, या मीडिया में जो सेंसेशन होती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं लगता है नहीं, कि मैं पूरे मैं संदर्भ- ना ना ना, शिल्पा जी, मेरी बात शिल्पी सुन जी, लें। शिल्पी जी, तिलक जी, शिल्पी पूरे जी, संदर्भ को जाने बगैर हम उस पर कोई भी अपना वर्डिक्ट कैसे दे सकते हैं? ना मुझे मैडम, लगता मैं है कि आपको वही, संदर्भ यस। कहाँ से, अब मुझे संदर्भ- एक बात बताइए, संदर्भ। फिर मैं प्रमुख साहब के पास जा रहा हूं। मुझे एक बात जी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। ये स्थिति ऐसी क्यों आन पड़ी कि आजम खान साहब अकेलेपन का शिकार, ऐसा लग रहा है कि अकेलेपन का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा बताइए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ना सत्ता को ना हुकूमत को, सबको चुनौती दी, आज वो कह रहा है खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बताइए। क्यों? ना 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 क्यों ना, ना सुनिए सुनिए कहें? सुनिए मेरी क्यों बात, ना कहें? सुनिए तो सही मैडम। पूरा जोर मैनपुरी लगा रहे हो, चाचा शिवपाल को ही भेज देते, क्या पता ऐसे ख्याल ना आते मन में। ये घिसी पिटी डिबेट है, ये घिसी पिटी यस डिबेट है। यस, जब चाचा जब शिवपाल को चाचा भेज देते, ये ख्याल समाजवादी ना आते, पार्टी के घिसी साथ पिटी नहीं डिबेट हो दिखते गई। थे, तब आप डिबेट करते थे। जब चाचा अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखते थे, तब आप डिबेट करते थे। ओहो, अब आजम मतलब खान चाचा अकेले क्यों शिवपाल हैं? को नहीं ये भेजोगे, डिबेट। तो फिर देखिए, कह रहे हो घिसी पिटी समाजवादी डिबेट है। पार्टी बहुत महत्वपूर्ण इतने है। बड़े नेता समाजवादी कह रहे पार्टी खुदकुशी कर बहुत लेता, महत्वपूर्ण कह रहे हो है। घिसी पिटी डिबेट है। ना, वो बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, खुदकुशी कर लेता। भारतीय जनता ना- पार्टी ने जिस तरीके से उनका उत्पीड़न कर रखा है, ना 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 वो ना, बाद किए शिल्पी गए हैं, जी, लगातार ना बाद ना, किए ऐसा गए मत हैं। बोलो, क्यों? हार्ट अटैक ना ना करने ना, के बाद आजम भी खान, उनकी सदस्यता खत्म अल्लाह की ताला गई, उनको लंबी उनकी उम्र दे, सदस्यता खत्म करी ऐसा गई। मत बोलो। ना ना ना, शिल्पी जी ऐसा मत बोलिए, अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तो चाहता हूं ऐसे भाई, सर्दी में मैं उनको तो ख्यालात आपकी आ रहे हैं, बात उल्टा से आप बता मना रही करिए हूं। कि ना, मैं तो ऐसा मत सोचिए। मैं तो आप कह रहे मैं हैं कि क्यों वो सोचूंगी? हमारे वो संरक्षक हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, हाँ, तभी तो अनुभवी मैं पूछ हैं, रहा हूँ, चाचा शिवपाल को ही भेज देते, ऐसे यंत्रणा, ख्यालात ना आते। जो प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी है, उफ। रामपुर की जनता को बिल्कुल ये देखना होगा। यहाँ तक कि खतौली और मैनपुरी के भी मुस्लिम मतदाताओं को देखना होगा कि किस तरीके से मुस्लिम उत्पीड़न भारतीय जनता अच्छा, पार्टी यहाँ की पे भी सरकार मुस्लिम कर कार्ड, रही है। यहाँ पे भी मुस्लिम बिल्कुल कार्ड, बिल्कुल। बहुत क्यों बढ़िया। उत्पीड़न हो रहा है? आजम खान का उत्पीड़न ही मुसलमान होने के नाते हो रहा है। अच्छा। किसी और के लिए हो रहा है इस तरह से? तो फिर आकर अखिलेश यादव और शिवपाल जी संभालते क्यों नहीं उनको, कि वो खुदकुशी की बात कर रहे हैं? वो खुदकुशी की बात अखिलेश यादव से प्रताड़ित होकर नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की यातनाओं से प्रताड़ित होकर कह रहे हैं कि ओहो मेरे मैडम, सामने वो किसी कोई की भी यातनाओं से रास्ता प्रताड़ित नहीं हो रहे बचा। हो। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर आपके वो संरक्षक हैं तो आपके नेताजी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वहां? हमारे नेताजी लगातार संपर्क में हैं, पूरी अच्छा, पार्टी फोन पर? उनके साथ संपर्क में है, फोन पर? रामपुर का पूरा संगठन उनके साथ है। आप इस पर निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो निश्चिंत बरेली हूं, का मुझे तो संगठन चिंता रामपुर आजम में खान लगा साहब की हुआ सताई है। जा रही है, आप लोग चिंता नहीं ले रहे। बरेली का संगठन रामपुर में लगा हुआ है, और आप क्या चाहते हैं? नतीजे बताएंगे कि आजम खान साहब कितने नहीं, नतीजे कमजोर किसी के या पक्ष कितने में भी आए, मजबूत हैं। मुझे चिंता आजम खान साहब की है, मैं इसलिए चर्चा लेकर आया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी चिंता के लिए हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद। सच आभारी में। आभारी तो उनका रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, मैं तो बस यही चाह रहा था। खैर छोड़िए, प्रमुख साहब सुना आपने, शिल्पी जी कह रही है इतने प्रताड़ित कर दिया आप लोगों ने, आजम खान साहब को सोचिए, है कभी किसी ने सोचा था हुकूमत किसी की भी आई और गई, आजम खान के विरासत को हिलाने की कभी किसी ने सोचे था कोई? बाउंड्री जाएंगे, बाउंड्री तोड़ देंगे, नपाई होगी, खुदाई होगी, आजम खान को गिरफ्तार करने की नौबत तक आ जाएगी। किसी हुकूमत ने किया ऐसा? आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया
कि उनको कहना पड़ गया कि खुदकुशी हराम है वरना मृत्यु में? तो बताइए, शिल्पी जी कह रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि ये आपके साथ क्या विडंबना है, मेरी समझ में नहीं आई। आपकी डिबेट में एक नई चीज जो देखने को मिलती है, तो आप भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि यार आज जो हमसे कड़े कर, लेकिन हमेशा जो है सच्चाई पे कटाक्ष करने पर आज हमारी बहन शिल्पी जी इतनी गर्म हो गई आप पर, आपके साथ जो मेरी सहानुभूति है। नहीं, मेरी सहानुभूति ना, मैं दरअसल क्या है ना प्रमुख साहब, ये जो आप लोगों के सर्टिफिकेट हैं, कभी आप देते, कभी शिल्पी जी, कभी रत्नाकर जी, मैं यूं उठाता हूं और यूं फाड़ देता हूं और बाहर डस्टबिन में, मेरी आदत है। आप हमारे लिए बड़ा दिन लिखते हैं, फिर हमें उसका सहन करना पड़ता है। रत्नाकर जी की सपोर्ट है बहुत जबरदस्त तरीके से, उनको तो जय जय लिखता है। आपके कमेंट्स अगर बड़ी संख्या में आते हैं, उसमें सिर्फ हम ही तो हैं जिनको सुनना ही सुनना होता है तिलक सर। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज का जो बयान है, जिस तरह से आपने इसका क्लियर किया है, इसका मतलब निकालने की कोशिश की है, उसका मतलब आप भी अच्छे से जानते हैं। मेरी आवाज मिल रही है तिलक सर? जी, मैं सुन पा रहा हूं। आजम खान साहब के डायलॉग नहीं सीरियसली लीजिए। अगर भविष्य में जिस तरह से वो बात कह रहे हैं, मैं बहुत सीरियस भी हो गया था इस बात को लेकर कि जो बात वो कह रहे हैं प्रमुख साहब, हुकूमत आ गई तो फिर क्या होगा? वो कह रहे 4 हैं, बच्चा बाहर निकलने से पहले पूछेगा, आजम से पूछ लो भाई बाहर निकलूं कि नहीं। मैं तिलक सर इसकी बयान की गहराई तक जाऊं तो इसका मतलब निकालना बड़ा कठिन है, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर करूंगा कि आजम खान जी जो हैं वो सुलझे हुए नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बड़े बड़े जो है अपनी जिंदगी के झमेले देखे हैं और लोगों की जिंदगी में झमेले किए भी हैं। और ये कोई बयान सहानुभूति का या उसका नहीं है, ये बयान रोजपुर हो समाज का है, राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लाभ उन्हें लेना तो आपको क्या लग रहा है, ये घड़ियाली आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है? कहना क्या चाह रहे हो आप? नहीं, इसमें तो कोई देखिए वो ये चीज क्लियर यूं नहीं हो सकती है। मगरमच्छ के आंसू जो है इसको नकारा, मैं तो उससे भी आगे बढ़ने की पोजीशन में हूँ कि आजम खान जैसा सुलझा हुआ लीडर इस तरीके के बयान दे रहा है कि कोई हास्य पर्द भी नहीं दे सकता। इस पर गहरा मंथन और चिंतन की जरूरत है। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, उनके माध्यम से अखिलेश जी को संजीवनी दी जा रही है। अच्छा, अखिलेश जी से मदद नहीं मांग रहे, अखिलेश जी की मदद कर रहे हैं। ओहो, खराब है, उनकी कठिन ड्यूटी है, लेकिन फिर भी इतना काम कर रहे हैं वो। बयान का मतलब अगर डिबेट में निकालो तो 40 घंटे में भी इस पर निष्कर्ष, 4 घंटे पूरे 40 मिनट में भी पूरा निष्कर्ष निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अखिलेश यादव की वजह से ऐसा बयान दे रहे हैं? शिल्पी जी कह रही है आपकी वजह से बयान दे रहे हैं ऐसा? देने के लिए बयान है, बहुत शानदार बयान है, राजनीतिक बयान है, सोच समझकर दिया गया, बहुत अच्छा उनका स्वास्थ्य है। ये भावनात्मक बयान है, आप कह रहे हैं कि ये भावना है उनकी? मस्ती के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ना, सर्दी के मौसम में ऐसे ख्यालात आना अच्छी बात नहीं है। ओके, शिल्पी जी रिएक्ट करना चाह रही है, फिर रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। बाहर भी आए हैं शिल्पी जी इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं भावनात्मक नहीं है, ये सोचा समझा बयान है। देखिए देवेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात कही कि आजम खान साहब के लिए आप इतने हल्के से किसी बयान को नहीं ले सकते। कौन ले रहा है हल्के में? अपनी पीड़ा, अभी तो आप कह रहे थे कि हल्के में लो। आप तो बहुत भारी से ले रहे हैं, आप तो बहुत भारी से मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं आजम खान को लेकर बहुत चिंतित हूँ। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। होना भी चाहिए। और आजम खान साहब अपनी उसी पीड़ा और यंत्रणा को जनता के सामने रख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 महीनों उनके ऊपर जो भी दुर्व्यवहार अत्याचार किया है, तो निश्चित रूप से वो अपना संदेश दे रहे हैं जनता को, जिसे जनता समझेगी। और आने वाले चुनाव के परिणाम बताएंगे कि जनता कितनी उनकी बात से कन्विंस हुई, उनकी पीड़ा को कितना जनता ने समझा। और अगर नहीं समझा होगा तो नहीं समझा होगा तो ये तो चुनाव है, कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। हाँ, किसी भी चुनाव में हर पार्टी कहती है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जीत और हार तो ये तो फिर तारीख के बाद ही पता चलेगा। 8 तारीख को परिणाम आएंगे। नहीं समझा होगा तो जनता
जनता के बीच में जो उनका व्यवहार होगा, जो उनके कार्य होंगे, जनता उसके हिसाब से देखेगी। जनता देखेगी कि किस तरीके से एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, लगातार सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट किया गया। अच्छा, इमोशनल। अगर मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद चाचा शिवपाल अलग हो जाते, आजम खान साहब अलग हो जाते, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भी क्रिया नहीं की जाती कि सदस्यता खत्म कर दी जाती। लेकिन नहीं, ये पुराने समाजवादी लोग हैं जो अलग नहीं हुए और आज मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। इनके संरक्षण अच्छा में प्रमुख साहब, समाजवादी मैं पार्टी रत्नाकर जी मजबूत के हो पास रही जा है। रहा हूँ। तो अब ये लड़ाई सब तो ये होना बिल्कुल ही साफ था। होगी ना, चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, 8 तारीख के बाद लड़ाई और तेज होगी। ये लड़ाई 8 निश्चित तारीख तौर के पे। बाद चलेगी। निश्चित तौर पे प्रमुख साहब, ये लड़ाई ये बराबर जो चलेगी। रिवर फ्रंट, ये एक मिनट विचारधारा एक की मिनट एक लड़ाई मिनट है। शिल्पी जी, एक मिनट, ये जो गोमती में है, गोमती रिवर फ्रंट जो है, इसमें तो पानी कितना गुजर गया। 8 तारीख के बाद असली लड़ाई है कि नहीं? सुनने में आया चाचा शिवपाल का बंगला भी वापस लेने की तैयारी है, और वो बंगला जो है भगवान की कृपा से राजभर जी को देने की तैयारी है। मुस्कुरा रहे प्रमुख साहब आप तो। नहीं सर, मैं मुस्कुरा नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो है कितना स्पीड, कितना आगे तक चल रहा है सिस्टम। अभी पार्टियां नहीं पाती, जहाँ रब नहीं पहुंचा वहाँ कवि पहुंचा है। आपने पहले ही सर्वेक्षण करके रख दिया। अभी 8 तारीख होने दीजिए, क्या सब कानूनी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 8 तारीख की तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर, मैं 8 तारीख के बाद की बात कर रहा हूं। क्या ये ना गोमती रिवर फ्रंट जो की फाइल है वो 8 तारीख के बाद बंद हो जाएगी क्या? बंद हो जाएगी क्या? तो मैं 8 तारीख के बाद की बात कर रहा हूं प्रमुख साहब। प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। ये हाँ, कानूनी प्रक्रिया। ये फाइल कहां गुम थी जब तक चाचा शिवपाल दूर थे? वो फाइल एकाएक आ गई, वो ये कह रहे हैं। सिक्योरिटी उनकी कम हो गई, वो ये कह रहे हैं। सिक्योरिटी पर ये कहना चाहिए सर कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सबसे शानदार है। मैं तो समझ सकता हूँ कि अब तो एक गनर भी काफी है, उसको भी खाली जनता के लिए काम करने के नेताओं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास एक गनर होता है, एक विधायक के पास 10 होते थे। कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। शिवपाल के साथ 2-4 है भी। ठीक, रत्नाकर जी, खर्चा है, इधर उधर की बंद हो गई है। ओके ओके ओके, सरकार का काम है, सरकार को गवर्नमेंट। ठीक, ओके रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, हमने तो कई बयान बहादुर देखे, कई चुनाव देखे, बड़े बड़े नेताओं को देखा, कुछ संभलते हुए, कुछ आग उगलते हुए भी, लेकिन कसम से पहली बार ऐसा बयान सुना कि मां के पेट से बच्चा पूछ के निकलेगा आजम खान से। पहली बार आपने कभी सुना? और इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आजम खान जी एक वरिष्ठ नेता हैं, और वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब भी वो कुछ बयान देते हैं तो वो बयान जो है कटाक्ष के रूप में देते हैं, और उनकी टिप्पणी जो होती है बड़ी तल्ख होती है। कहीं कहीं तो मस्खरी भरा भी टिप्पणी करते हैं, लेकिन हर एक बयान का एक मायने निकलता है। उनका अगर बयान देखें, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कहीं ना कहीं वो बयानबाजी करते हैं, भले वो कटाक्ष करें या मस्खरी भरा बयान रहे, तो ये सारी चीजें उनका देखने को मिलता है। रही बात जो उनके मन की पीड़ा है, वो मन की पीड़ा जैसा कि शिल्पी जी कह रही थी, बहन शिल्पी जी जो कह रही थी, निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण रवैया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ किया, तो वो उनकी पीड़ा है और उन्होंने व्यक्त किया उसको। ना रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, आप लोग, हम लोगों के आजकल तो वो OTT प्लेटफॉर्म आता है ना सर, है उस पर तमाम तरह की फिल्में आती हैं, सीरीज है ना। हम लोगों के सामने तो वो आती थी, वो सिनेमा की किताबें। ठीक, आप सभी उसी युग के हैं इसलिए बात कर रहा हूं, है बस्ते में डाल के लेकर जाते थे और वो स्कूल में मैडम पढ़ाती थी तो देखते थे, है ना। कसम से वही डायलॉग हैं, ध्यान से सुनिए, वही डायलॉग हैं जो उसमें लिखे होते थे कि नहीं रत्नाकर जी? तुम गद्दार हो, सीना फट जाएगा, मां कसम, खुदकुशी हराम है। मैं वो डायलॉग की बात कर रहा हूं सर।
मैं ये डायलॉग को राजनीति से के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के और गंभीरता से स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझे जवाब देने का समय दीजिए। जी देखिए कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की यह नीति रही है कि यह क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम इन्होंने, जैसा कि आपने देखा कि जेपी नड्डा जी खुले मंचों में, खुले सभाओं में उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई औचित्य नहीं रहा है। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का इनका सिलसिला जो है रहा है, और इस सिलसिले में वो जो कद्दावर नेता है क्षेत्रीय पार्टियों, कहीं न कहीं अंकुश उस पर डालने का काम इन्होंने किया है। अब एक चीज बताइए, जो है उनके बयान पे उनकी एमएलए की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर हैं जो यह बयान देती हैं, और उस बयान पे हमारे प्रधानमंत्री जी रिएक्ट करते हैं और कहते हैं मैं उनके बयान को कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। अनुराग ठाकुर जी है, सरेआम मंच से किसी को गद्दार बोलते हैं, किसी को गोली मारने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी राजनीतिक बयानबाजियां आप देख लीजिए। गिरिराज सिंह है, तमाम ऐसे लोग हैं जो सदन में है, जो विधानसभा में है, और ये बयान देते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाता है, उनकी सदस्यता को कोई संज्ञान में नहीं लिया जाता है। लेकिन अब और एक उदाहरण दे देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक को जिसको कोर्ट ने दोषी माना उनके बयान के लिए, और उनकी सदस्यता जब हो हल्ला होता है तब रद्द की जाती है, और इनकी सदस्यता तो तुरंत रद्द कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। और मैं एक चीज कहूंगा, निश्चित रूप से कहूंगा कि मुसलमान होने का खामियाजा आजम खान जी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही प्रमुख साहब, जल्दी से फिर परमवीर जी के पास जा रहा हूं। दोनों फैक्टर आ गए, शिल्पी जी भी यही बात बोल रही है, रत्नाकर जी भी कह रहे हैं वो मुसलमान है इसलिए अत्याचार हो रहा है उन पर। अत्याचार कर रहे हैं आप, जमीनें खाली करवा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं आप, नपवाई करवा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं आप। जिन जमीनों पर कब्जा हुआ उसे खाली करवाना अत्याचार है आपका, यह बता रहे हैं रत्नाकर जी। प्रमुख साहब मेरी आवाज मिल रही है? जी प्लीज जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि रत्नाकर जी और शिल्पी बहन दोनों मिलकर ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी लड़ाई एक ही है। दिक्कत यह आ रही है कि रत्नाकर जी की दरिया के नीचे दिल्ली के केजरीवाल ने ले ली, और दिल्ली के साथ साथ पंजाब ले लिया, और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे रत्नाकर जी समाजवादी को जो आज दिल्ली में और पंजाब में खड़े हो रहे हैं, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए स्वयं को खत्म करना। ये तो इनकी दलील यहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है। विपक्षी पार्टी है, लोकतंत्र अच्छा होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 अभी कांग्रेस को नहीं, आजम खान साहब को सहानुभूति की जरूरत है। आप इस तरह से ना 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 एक मिनट परमवीर जी, आपने भी तो कई चुनाव देखे हैं, या फिर मेरे ही दिमाग की घंटी बज रही है कि पहली बार ऐसा बयान सुना? बताइए, गब्बर सिंह ने भी नहीं सोचा होगा डायलॉग मारते हुए कि आजम खान साहब जैसा व्यक्ति इस तरह का डायलॉग मारेगा। तिलक जी मेरी आवाज साफ आ रही है? जी परमवीर जी। जी तिलक जी, मैं बात शुरू करूंगा थोड़ी सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ लेकर। हाँ। अगर आप देखेंगे रामपुर की, आप अगर एक हिस्ट्री में जाए तो रामपुर जो नवाब थे रामपुर के, वो बेसिकली अफगान ओरिजिन के थे, जिन लोगों ने आकर रामपुर के ऊपर अपनी रियासत बनाई थी। उसके बाद रामपुर के नवाब की एक फैमिली में से ही एक बंदे 1937 में, अभी स्क्रॉल कर रहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और सबसे पहले वंदे मातरम का अपोज करने वाले लोग यही रामपुर की नवाब फैमिली थी, जिन्होंने कहा था कि ये वंदे मातरम गाना जो है ये इस्लाम के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का नहीं गाना चाहिए। अब हम इस चीज को, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेगा तो आजम खान साहब उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। उसके बाद भारत आजाद हो जाता है, और फिर अपना आजम खान साहब 1990 जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनते हैं, तब यहाँ से इनकी राजनीतिक प्रोमिनेंस बढ़नी शुरू होती है। आजम खान शुरू से ही ऐसे बयान देते रहे हैं। अगर आप इनके वीडियोस जाएं, मैं आजम खान के रामपुर से थोड़ा सा दूरी रहता हूँ। परमवीर जी, क्या आपने इससे पहले आजम खान को रोते हुए देखा? कितने चुनाव गए और कितने आए? नहीं, रुलाते हुए देखा है लोगों को, रुलाते हुए देखा है आजम खान को लोगों को। जब 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, तो जो आजम खान आज कह रहे हैं कि बात पर चेक करता हूँ, इन लोगों ने जाटों के गांव में, मतलब जो बच्चा 13 साल का भी था, उनका नाम भी पुलिस FIR में डलवा दिया था। जो लोग नौकरियां करते थे दिल्ली में, गाजियाबाद में, और जिनके गांव में लाइसेंस थे, उनके लाइसेंस हथियारों के
कैंसिल हो गए थे, बल्कि वो बंदा नोएडा गाजियाबाद में की नौकरी कर रहा है। तो ये आजम खान साहब वही हैं, मतलब साहब कहना गलत है, मतलब ये आजम खान वही है जो 2013 के, मतलब अगर ढंग से इनके ऊपर अगर बीजेपी में दम होता ना तो आजम खान के ऊपर धाराएं और संगीन लग सकती थी। ये दंगा कराने वाले लोग हैं जी। मैं साफ मुझे किसी से कुछ डरना नहीं है और आज तो डरने की जरूरत भी नहीं है। ये आजम खान वही है 2013 के अंदर जब सचिन और एक दो बच्चों की हत्या होती है तो उसके बाद वो शिल्पी जी रिएक्ट करना चाह रही है, जल्दी से शिल्पी जी। वो दंगा भड़कता है, ये वही आजम खान नहीं नहीं, मैं इसमें रिएक्ट, अगर कोई तथ्य है, परमजीत जी कुछ कह रहे हैं तो तथ्यों पे अगर वो बात कह रहे हैं तो उसकी बात का सम्मान है, उनकी बात का, वो बात अपनी रखेंगे और जो भी प्रोसीजर्स होंगे जुडिशियल वे में वो चल रहे होंगे, तो मैं उनकी बात को क्यों काटूंगी? अगर वो तथ्य कह रहे हैं तो मैं भी सुन ही रही हूँ। सारे अखबारों में था शिल्पी जी, चावला जी, सारे अखबारों में नहीं, वो ये कह रहे हैं आजम खान रोने वालों में से नहीं रुलाने वालों में से हैं। आपने ध्यान से सुना नहीं शिल्पी जी? रुलाने वालों में से हैं ये। अब ये घड़ियाली आंसू रोए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं घड़ियाली आंसू है, आजम खान रोते नहीं है रुलाते हैं। जी हाँ, रुलाते हैं। अगर थोड़े सालों का आप सोशल मीडिया पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, एक डॉक्टर को पकड़ लिया था इन्होंने, रामपुर के पास में कहीं वो एक क्लिनिक में थे, तो वो डॉक्टर को आंखों से रुलाया था आजम खान जी ने। क्यों रुलाया था? क्योंकि वो डॉक्टर मतलब क्या था वो प्रकरण था, मतलब सरकारी अफसर की गरिमा होती है बिलो द बेल्ट वार करना। जयप्रदा जी के ऊपर कैसा इन्होंने वो एक अभद्र टिप्पणी की थी, मैं तो बोलना नहीं चाहूंगा, वो आजम खान की जुबान से ही शोभा देती होगी। जयप्रदा सम्मानित, मतलब पहले तो महिला सम्मानित है ही है, उसके ऊपर आप बोल कह सकते हैं, और वो जनसभा में नहीं परमवीर जी मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जल्दी से मुझे बताइए क्या ये अकेलेपन की वजह से भी हो रहा है? आजम खान अकेले हैं, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अखिलेश जी मैनपुरी में है, चाचा शिवपाल मैनपुरी में है, आजम खान अकेले हैं। ये अहंकार की वजह से हो रहा है जी। इनको लगता था कि जैसे सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास आउट है, जैसे सर सैयद अहमद खान जी ने एक अपना पूरा वो पाकिस्तान की, अच्छा, अहंकार की वजह से उठी थी। हाँ, तो ये आजम खान अपने आप को सर सैयद अहमद खान ही समझते थे, और वो अब वो सर सैयद अहमद खान बन पाए नहीं बन पाए वो खुद जानते होंगे। तो ये झुंझुलाहट है, ये झुंझुलाहट। चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से पहले एक कमेंट पढ़ देता हूँ चलते चलते। लाइव में कमेंट आया, कह रहे हैं कि शिल्पी जी को आज तक इतना शांत कभी नहीं देखा, लगता है बहुत भावुक हो गई हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कुछ बयान है, और कुछ बयानों के साथ आज शिवपाल यादव का भी एक बड़ा बयान आया, बड़ा बयान। ब्रेक के उस पार उस बयान का भी जिक्र करेंगे कि आजम क्यों बने गब्बर। एक और बयान जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो आजम क्यों बने गब्बर, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल थे, सवालों के जवाब भी ले रहे थे, और मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, प्रमुख साहब, शिल्पी जी, रत्नागर जी और परमवीर जी, प्लीज स्क्रीन पर लाइए सबको। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। चाचा शिवपाल का भी एक बयान आया है। मुझे लगता है कि जब बात चच्चा की हो रही है तो चाचा को भी होना चाहिए। तो जरा चाचा शिवपाल जी का बयान जो है वो प्ले करिए। तो नेताजी कैसे ही थे। हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे, छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। प्रमुख साहब सुन रहे हैं आप? वो कह रहे नेताजी और छोटे नेताजी अखिलेश यादव को अब बोलना पड़ेगा। आप लोग कहते थे कि दोनों में निभी नहीं सकती। देखिए ये वही चाचा शिवपाल हैं जिनकी आपने सिक्योरिटी कम करवा दी। प्रमुख साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है संपर्क टूट गया, एक बार कोशिश करते हैं। शिल्पी जी, स्थिति बहुत गंभीर है, गंभीर है स्थिति। प्रमुख साहब जुड़ गए हैं लगता है। प्रमुख साहब आवाज आ रही है अब मेरी आपको? प्रमुख साहब नहीं पहुंच पा रही। मैं ये कह रहा हूं स्थिति बहुत गंभीर है। मैं इसलिए चिंतित हूं शिल्पी जी
कि जब कोई व्यक्ति खुदकुशी की बात करता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उसका अकेलापन भी होता है। अकेलापन। कहीं आजम खान साहब अकेले अकेले से दिखाई नहीं दे रहे आपको चुनावी रण में लड़ते हुए। ना तो चाचा शिवपाल हैं, ना राम गोपाल हैं, ना ही अखिलेश यादव हैं। आपके बड़े बुजुर्ग हैं, यूं अकेला ना छोड़िए तन्हाई में, कि नहीं शिल्पी जी? नहीं, बिल्कुल आजम खान साहब अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन और मैंने कहा है आसपास के जिलों के संगठन भी उनके साथ हैं। और हमारे लिए ये तीनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैनपुरी सीट उपचुनाव नेताजी के न रहने के कारण है और वो महत्वपूर्ण सीट है। हालांकि उतनी ही महत्वपूर्ण सीट रामपुर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और आपाधापी में इतनी जल्दी में उपचुनाव की घोषणा की गई, तुरंत की नहीं उपचुनाव करा ही देने हैं, संगठन संगठन आजम खान के लिए कोई मायने नहीं रखता। आजम खान के साथ ना अखिलेश यादव दिखाई दे रहा है, ना शिवपाल, ना राम गोपाल यादव। मैं इसलिए कह रहा हूँ अकेले अकेले से क्यों दिखाई दे रहे हैं, यूं तनहा रह रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आरएलडी भी लड़ रही है खतौली का चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं उस पर भी आऊंगा। ओके, प्रमुख साहब जुड़ गए। प्रमुख साहब, मैंने जुड़ने से पहले एक बयान सुनाया शिवपाल जी का, कह रहे हैं कि अब अखिलेश को छोटे नेताजी बोलो। आप कह रहे थे निभ नहीं पाएगी दोनों में, सिक्योरिटी आपने छीन ली, वो कह रहे छोटे नेताजी बोलो अब इनको, बताइए। नहीं देखिए, वैसे अगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ये बात अगर शिवपाल जी ने बोली है तो इसका स्वागत होना चाहिए तिलक सर, लेकिन दिल से हो तो अच्छी बात है, क्योंकि माननीय नेताजी के बेटे हैं मुलायम सिंह जी के, तो अखिलेश जी का अधिकार भी बनता है कि छोटे नेताजी वही होंगे। इसमें तो कहने वाली कोई बात ज्यादा तर्क वाली है नहीं, लेकिन कब तक होंगे और कब तक स्वीकार करे जाएंगे ये शिवपाल जी या आगे उनका जो पूरा परिवार नहीं, कब तक का मतलब क्या है आपका? कब तक का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। मैं कब तक का हो सकता है कि इस चुनाव के बाद फिर कोई और बात आए, या फिर वैसे ही जैसे विधानसभा में दोनों बार से होता हुआ आ रहा है कि उनके मतलब की सीट कहीं उनको मिले ना मिले या नहीं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उनके घर का मामला है, उनको निपटने दीजिए। नहीं, हमने तो छोड़ रखा है, अब हमसे नहीं, आपने छोड़ कर रखा, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली और फिर अब बंगला भी ले रहे हैं आप। सिक्योरिटी के लिए देखिए, वो एक ऐसे धार्मिक आदमी है, मुस्लिम ग्रंथों का बड़ा ज्ञान है उन्हें, वो आध्यात्मिक उसमें मुस्लिम उसके हिसाब से अपने आप को बहुत ही बुद्धिजीवी भी मानते हैं। और मैं एक चीज और क्लियर करता हूं उनके लिए कि जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और एक और चौपाई पढ़ रहा हूं कि दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अगर उन पर कोई संकट है तो चौपाई के माध्यम से हमारी सहानुभूति है उनके लिए। और नहीं, किन के लिए? चाचा के लिए या चच्चा के लिए? नहीं, मैंने पूरे परिवार के लिए की है, सबको सब चीज मिले, क्योंकि इस चुनाव से ना तो भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला, सरकार बिल्कुल शांति से चलती रहेगी ना, तैयारी जो होती है। ना प्रमुख साहब, असर तो पड़ेगा, कोई भी हारे कोई भी जीते, असर तो पड़ेगा, असर पड़ेगा। सर, जिस तरह से मैं इसका उदाहरण दे देता हूं आपको, फिर मैं रत्नाकर जी ने उंगली उठाई, पहले रत्नाकर जी अपनी बात रखेंगे, फिर आपने कहा ना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पक्का पड़ेगा असर, 101% असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। रत्नाकर जी पहले आप, फिर शिल्पी जी और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? तिलक जी, मुझे 40 मिनट के डिबेट में हार्डली आपने 40 सेकंड दिए होंगे बोलने के लिए। रत्नाकर जी, दरअसल आज मौका ऐसा है कि शिल्पी जी को ज्यादा मौका मिल रहा है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्या करूं कि आपके नेता रावण वाला बयान देते थे, उस दिन आप नहीं आए, उस दिन आपको ज्यादा मौका देता। नहीं, वो तो मोदी जी, अभी उस पर मैं चर्चा करूंगा तो आपको और 2 मिनट देना पड़ेगा मुझे। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं डिबेट चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, आज उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो कहीं न कहीं आजम खान साहब जो है, जिस तरह से उनको केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके बिना दोषी पाए
दोष लगा करके उनको जेलों में 27 महीनों तक जेल में बंद रखा गया। निश्चित रूप से जब वो बाहर निकल के आएंगे, अपने लोगों के पास आएंगे, तो उनका दर्द परमवीर जो जी है, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो लोगों को हाँ जी, वो लोगों के सामने जरूर वो प्रकट करेंगे। देखिए परमवीर जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा तिलक जी, देखिए किसी के ऊपर अगर आप दोष लगा देंगे, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो व्यक्ति दोषी है। आपने कहा कि जमीन कब्जा किया है इसलिए उसको सही ठहरा रहे हैं रत्नाकर जी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप साबित हो ना मैंने दोष नहीं, ना मैंने दोषी नहीं, मैंने कहा कि ये पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आजम खान हुकूमत से बाहर हुए हो। ऐसा पहली बार हुआ उनकी जमीन की नपाई हुई हो। ऐसा पहली बार हुआ कि उनकी बाउंड्री में पुलिस घुसी हो। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सरकार बुलडोजर लेकर खड़ी हो गई हो। ऐसा पहली बार हुआ, आजम खान ने सोचा नहीं होगा कि किसी सरकार ने वो अंदर डाल देगी। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत चीजें ऐसी की है जो पहली बार हुआ है। खरगोन की घटना ले लीजिए। तो इसका मतलब ये होता था कि सरकारें किसी की भी रही हो, आपस में पैचअप होता था क्या कि तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ दें? तिलक जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दे दीजिए, फिर उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा, फिर मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं बीच में अभी शुरू करता हूं बोलने के लिए, और मैं क्या कहना चाहता हूं दरअसल वो चीजें आप अगला प्रश्न कर देते रह जाती है। प्लीज रत्नाकर। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आज जो है भारतीय जनता पार्टी ये जो केंद्र में बैठी है और चाहे राज्य में बैठी है, डबल इंजन की सरकार है, ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग इस कदर करती है कि आज मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा छोटा सा देना चाहता हूं कि 8 साल के दौरान 5000 से ज्यादा ईडी के केसेस जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर लगे हैं पूरे देश में, और वो उस 5422 केसेस हैं, उनमें से 3% लोग दोषी पाए गए हैं। तो ये सरकार कानून का डर दिखाकर, ईडी की एजेंसियों का डर दिखाकर किसी भी नेता को एक जेल में डाल देती है, चाहे 2 साल के लिए डाल दे, 6 महीने के लिए डाल दे। महाराष्ट्र में मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं। संजय राउत को जेल में डाल दिया गया, अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया गया, तमाम बहुत नेताओं को जो झूठे आरोप में ये सरकार जो है जेल में डाल देती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर जब उस चीजों से बरी होंगे या आप जेल से बाहर निकल के आएंगे, तो इस तरह दर्द जो है जनता से जुड़े हैं लोग। प्रमुख साहब, ऐसा ही है जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं। आरोप परमवीर जी आपके पास। और सरकार जो काम कर रही है, आपने कहा कि ये सरकार बहुत काम पहली बार हो रहा है। मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये सरकार भी पहली बार ऐसी घटना देखने सुनने को मिली है। अब वो कह रहे हैं वो आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सुन रहे हैं आप रत्नाकर जी जो बात कह रहे हैं? कह रहे हैं वो आहा कर रहे हैं तो बदनाम हो रहे हैं। बताइए, यूं भी कोई रुस्वा होता है क्या, वो भी सर्दी के मौसम में? देखिए तिलक सर, रत्नाकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे एक चीज और अच्छा लगा है कि इन्होंने कहा कई नेताओं के साथ इतने काउंट भी करा दिए, इतने पे मुकदमे चल रहे हैं, 3% उसमें 4 हैं, बाकी डर की वजह से। पहली बात तो ये कहता हूँ कि सबसे पुरानी पार्टी आ गई सारे देश में, जो आपने चाहा वो किया। अगर आप ही डर गए तो फिर लड़ेगा कौन? दूसरी हम नहीं डर रहे, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ तिलक सर, मैं रत्नाकर जी ये कह रहा हूँ, भारत का जो कानून है, भारत का जो लोकतंत्र है, आपका बनाया हुआ है, आपकी बड़ी भूमिका रही है। ईडी तो लेकर ही आप लोग आए थे, तो लगभग 16-17 वर्ष पहले आप ही लेकर आए थे। आज ईडी आपके खिलाफ होगी, ये आप ही लोग बोलते, हम नहीं बोलते। दूसरा, सीबीआई भी कहीं ना कहीं आपकी रचना है, और ये कानून और कोर्ट में भी आपकी बड़ी भूमिका है। तो अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी से इतने डर रहे हैं कि जेल चले जाएंगे, तो फिर आपकी वो जो प्रक्रिया है, जिसे आप कहते थे कि हमने आजादी से पहले जिस तरीके की लड़ाई लड़ी, तो आप जो है ईमानदारी से जनता के बीच में जाइए, रोइए। जिस तरह से ड्रामा किया, अब मैं फांसी लगा लूं, या मैं आत्महत्या कर लूं, या बच्चा मुझे बूझकर बाहर निकले, ऐसे वर्ड से कुछ सहानुभूति नहीं आती, हास्य पर्द लगती है ये बातें। जिम्मेदाराना तरीके से आप लोकतंत्र, जल्दी से रत्नाकर जी, परमवीर जी के पास जा रहा हूँ, जो चीज होती है जल्दी से। वो कह रहे हैं इमोशनल कार्ड नहीं चलने वाला, देखिए कुछ भी कर लो। देखिए, पहले की डर के बारे में बोलता हूँ, उसके बाद इमोशनल कार्ड। खाली 1 मिनट लूंगा, 30-40 सेकंड। देखिए, डर की बात कह रहे हैं देवेंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर तो ये अंकुश लगाकर डराकर बिठा देते हैं लोगों को। राहुल गांधी लेकिन डरे नहीं। राहुल गांधी आज भी इसी डर और नफरत के खिलाफ जो है ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो किसी से डर नहीं, और बार बार वो कह रहे हैं
हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, आपकी तानाशाही सरकार से हम लड़ेंगे। रही बात दूसरी बात, ये इमोशनल की बात कर रहे थे। अभी आपने देखा कि नोटबंदी के दौरान जब ये लोग पूरी तरह से विफल हो गए, जब लोग लाइनों में कई दिनों तक खड़े रह गए और बच्चे बूढ़े सब लाइनों में लग गए अपने काम धंधे छोड़ के, तो उस समय कुछ लोगों की मौतें भी हुई। उस समय प्रधानमंत्री जी कैसा इमोशनल कार्ड खेलते हैं और आकर कहते हैं कि हमको 50 दिन दीजिए, 50 दिन के अंदर मैं सब चीजों को सही कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया नहीं, तो आज मुझे कोरोना बीच की चौराहे में ना पकड़िएगा। आज आजम खान पे रहिए साहब। परमवीर जी रत्नागर जी जो बात कर रहे थे, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? उसका परिणाम क्या हुआ सबने देखा। एक मिनट रत्नागर जी, एक मिनट, परमवीर जी आप बोल रहे थे, परमवीर जी मुस्कुरा रहे थे, मैं वजह पूछ लूं क्या हुआ? नहीं, हमारे मित्र हैं तो हम जो है ये मतलब ना पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल मतलब अपनी प्रायोरिटीज को लेकर है कि जब मेरा फायदा होगा तो हम दोस्त बन जाएंगे, जब मेरा एंटी होगा तो हम, यही कांग्रेस यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के बिल्कुल एंटी रहती है। आज अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनके खड़ी है यूपी में इस समय, तो कांग्रेस उसमें अपनी जरूरतों को देखते हुए उनके साथ पैचअप करने के लिए पक्का है। अमर सिंह जी अभी चले गए हैं दुनिया से, वरना कांग्रेस में एक टाइम पे सोनिया गांधी को 36 का आंकड़ा हो गया था उनका। तो यही कांग्रेस के लोग अमर सिंह को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अमर सिंह जी को, दिवंगत अमर सिंह जी को। तो ये मैं हाथ इस बात से रहा था कि देखिए राजनीति कैसे लोगों को दोस्त बना देती है कि मतलब पुराने सब आपने भूल जाता है आदमी। क्यों? चाचा और भतीजा भी तो साथ हैं। वो बता तो रहे हैं कि देखिए छोटे नेताजी। बोलिए, आप कह रहे कोई असर नहीं पड़ेगा? तिलक जी देखिए, नेताजी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस थे। ये मैं एक भारत का नागरिक होने के से कहता हूँ, तो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कोई डिस्प्रोपोर्शनल अटैच का केस नहीं था। वो भारत के बाहर निर्वासन में भारत की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरे लिए नेताजी या छोटा नेताजी कोई नहीं है, नेताजी सिर्फ एक थे, सुभाष चंद्र बोस। तो मैं नेताजी उनको मानता हूँ, छोटा नेताजी और बड़ा नेताजी मुझे नहीं मालूम है किसी को। और मेरे हिसाब से मेरे जैसे करोड़ों लोग भारत में होंगे जिनके लिए नेताजी केवल सुभाष चंद्र बोस है। अब यही ये पॉलिटिकल बातें होती है ना, ये जोड़ तोड़, ये दोस्ती और दुश्मनी, पॉलिटिक्स तो परमानेंट नहीं है। तो जैसे फायदा मिलेगा तो कर लेंगे अपना, उसमें कोई बात नहीं है उस चीज। नहीं तो ये शिवपाल खान साहब, नहीं शिवपाल यादव को लेकर तो फिर यही बात होगी ना जो बात शिल्पी जी कह रहे हैं। वो करीब आए तो आपने बंगला भी ले लिया, आपने सिक्योरिटी भी ले ली, ना जाने अब क्या क्या होने वाला है, रिवर फ्रंट की फाइलें खुल रही हैं। देखिए बीजेपी वाले बेटर बताएंगे इस बारे में, लेकिन ये जो था ना, बीजेपी की गोदी में जब तक वो बैठे हुए थे शिवपाल यादव जी, तब सब कुछ था, मैं मानता हूँ ये बात को। अभी जब बीजेपी को दिख रहा है कि ये हमारे से छिटक के वापस जा रहे हैं छोटे नेताजी और या जो भी है उनके वो, तो वो अब उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैसा कि अगर आप देखिएगा कि जैसे आप चुनाव से पहले वो भीमसेना वाले वो थे, चंद्रशेखर थे, उनकी करीबियान अखिलेश जी से बहुत बड़ी, उसके बाद कुछ दाएं बाएं बिगड़ा। तो ये पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये लोग इकट्ठे आते हैं, दूर हो जाते हैं, तो इनके ऊपर। लेकिन आज जनता 2022 नहीं तो ये इमोशनल कार्ड चलेगा कि नहीं चलता? मुश्किल है सर, मुश्किल है। ऐसे ये शिल्पी जी मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं परमवीर जी से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो बात आपने कही कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे, आप अगर धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नकार रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और गलतफहमी है, इसको दूर करिए। एक पत्रकार के तौर पे आपको ये शोभा नहीं देता जिस तरीके की तुलना आपने करी। धरतीपुत्र क्या थे, ये उनकी जिंदगी में उन्होंने दिखाया और उनके मरने के बाद भी लोगों ने देखा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। दूसरी बात, राजनीति हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है, आप उसका पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ कर ले, परिवार कल भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा। सुन रहे हैं ना माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को किसी भी किस्म की सुरक्षा की जरूरत नहीं। समाजवादी अपने आप में इतने सक्षम है कि वो शिवपाल सिंह यादव जी के पैरों की छाया के साथ चलेंगे। बीजेपी जो चाहे वो कर ले, करके दिखाए, हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मैदान में भी और बैलेट पर भी। समझ रहे हैं ना प्रमुख साहब, आप कोशिश मत करिएगा, वो कह रहे हैं। खत्म करूंगा ये डायनास्टिक डेमोक्रेसी। बिल्कुल नहीं, कोशिश वो करेंगे तो समाजवादी से संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, करके लाल हो जाएंगे। राजा होगा, भारतीय जनता पार्टी अफसर का अगर बेटा अफसर चाचा होगा, को उन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से ताकत का इस्तेमाल करके चाचा को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो समाजवादी पार्टी फिर संघर्ष की पार्टी है, सड़कें लाल होंगी, ये तय बात है।
मतलब आप करके देखिए। ये तो आप लोग ना ना ना, क्या क्या मैं मतलब समझा नहीं। सड़कें लाल होंगी मतलब? बिल्कुल सड़कें लाल होंगी, हर तरह से सड़कें लाल होंगी। आप शिवपाल यादव पर हाथ लगा कर देखिए, आप हाथ लगा कर देखिए। अनजुडिशनल वे में अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी हल्ला बोल और संघर्ष की पार्टी है, आपको नानी याद आ जाएगी। मैं यही आपकी लाइव डिबेट पर 90s का यूपी मैडम, वही कहना चाह रहे हैं आप। 90s का यूपी जो था हमारा। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं, आप खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं। धमकी नहीं दे रही हैं। आप तो मैं आजम ऐलान खान कर साहब रही को भी हूँ। पीछे फेंक रही मैं हैं। ऐलान कर रही हूँ, ऐलान कर रही हूँ। अच्छा, ऐलान कर रहे हैं आप। और माननीय नेताजी भी ऐलान ही करते थे, करो या मरो, जेल भरो। हम सारे समाजवादी तैयार हैं, आप करके देखिए ना चाचा के साथ आप क्या कर सकते हैं। उफ, चाचा शिल्पी जी, अखिलेश जी तो बुलवा दो इसी पे, आपको चुनाव से पहले हिसाब हो जाएगा, फिर तो चुनाव की जरूरत ही 90 का कहाँ पड़ेगी। यूपी जब था ना, तब वहाँ पर ऐसे जो ऐलान होते थे। होगा आप जो कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि किस तरह शासन लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, अच्छा शासन लड़ाई अच्छा, लड़ रहा है, चलिए प्रशासन चलिए लड़ाई चलिए, लड़ रहा अब है। चलते चलते ना, मैं तो चाहूंगा कि ये चुनाव जो आपने कहा ना कि महत्वपूर्ण है, ये किसी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। चलते चलते बता देता हूं क्यों। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है प्रमुख साहब। क्या मुझे तो यह लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद मुलायम सिंह यादव कैसे बने? एक संघर्ष, 50 साल संघर्ष सियासत का, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव, पत्ता नहीं हिलता, वो चले गए, हमारे बीच नहीं है। इससे बड़ी कोई घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी पहली बार गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौक, चौराहे चौराहे, खेत खलियान, चाय की दुकान, पान की दुकान, पहली बार समाजवादी पार्टी का कुनबा एक साथ चुनावी रण में मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना ऐसी स्थिति में क्या होता? नेताजी पर्चा भरते, डिंपल जी हाथ हिलाती, अखिलेश जी कहते वोट दो नेताजी के नाम पर, बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती। लेकिन सपा को भी यह डर है कि कहीं किंतु परंतु ना हो जाए। लड़ाई डिंपल के चुनाव हारने या जीतने की नहीं है, लड़ाई उस मार्जिन की है, मार्जिन की। मार्जिन कम या ज्यादा हुआ तो गेम खत्म। इसीलिए सपा परेशान है, इसलिए सपा परेशान है। मैंने तभी कहा था यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समाजवादी पार्टी, वरना भावनात्मक चुनाव कैसे लड़े जाते हैं आप लोगों ने देखे नहीं क्या? एक हाथ हिलाया, नेताजी ने 3 लाख की लीड मिल गई, 4 लाख से चुनाव जीत गए। होता आया ऐसा, लेकिन पहली बार हुआ है कि मैनपुरी में अखिलेश यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। यह भी एक डर है, यह भी एक डर है। और चलते चलते एक गुजारिश है शिल्पी जी, कम से कम आजम खान साहब को यहां से बोल दीजिए, ऐसे सर्दी के मौसम में ऐसे ख्यालात ना लाए मन में, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, कम से कम ये तो बोल दीजिए। आजम खान साहब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, तो मैं बोलूं या ना बोलूं, मुझे कोई बोलने की फिर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना 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 बोलिए। मैं आप लोगों से सबसे अपील करना चाहूंगा कि अपील करिए आजम खान को यहाँ से कि ना ऐसे ख्यालात ना लाए। तौबा तौबा, ना ना ना, तौबा तौबा आप कर रहे हैं। आजम खान साहब का ये बयान रंग दिखाएगा 8 तारीख के बाद, थोड़ा इंतजार करिए। चलिए, अमिताभ को पीछे फेंक दिया आजम खान साहब ने, है डायलॉग बाजी में। डायलॉग बाजी थी, क्लियर कर दिया इन्होंने अपनी डिबेट में। चलिए, बाजी करने में योगी जी और मोदी जी का कोई तोड़ है? आजम खान साहब बहुत पीछे हैं उनके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन सी ये डायलॉग बाजी जिसका जिक्र सियासत कर रही है, असल है ये झूठ। अब ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 1 और 2 कोई नया बयान और आ जाए आजम खान साहब का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।